हमारा अदालत और अदालत के जो जज होते हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, क्योंकि उनकी ईमानदारी के साथ जो निर्णय लिए जाते हैं उस पे हमारा पूरा जीवन आधारित होता है। लेकिन अभी देश में दो ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे पूरे देश में एक तूफान मच गया है। पहले कल एक हाई कोर्ट के जस्टिस से उनका फैसला आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चियों के साथ अगर कोई उनके जो है ब्रश छू लेता है, उनका नारा तोड़ देता है या उसको घसीट के पुलिया के नीचे ले जाया जाता है तो ये यौन शोषण मतलब बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। इस पर बहुत सारे सवाल उठे। अब दूसरा मामला आ गया है और जिसने तो एकदम तूफान ला दिया, वो ये है कि यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, उनके घर में आग लग गई। आग लगी तो फायर ब्रिगेड वाले आए और जज साहब उनकी फैमिली कहीं छुट्टी मनाने गए हुए थे। फायर ब्रिगेड वालों ने सब कमरे खोलने शुरू किए तो एक पूरा कमरा जो है वो नोटों से भरा हुआ था। उसके बाद फिर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कॉलेजियम की एक मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उसके बाद सज़ा के तौर पे उनको वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया, जहाँ से वो 2021 में प्रमोट होकर दिल्ली हाई कोर्ट आए थे। क्या ये सज़ा ही काफ़ी है? उनके खिलाफ मुकदमा होने चाहिए, लेकिन मुकदमे की जो टेक्निकल ग्राउंड पे क्या मजबूरियां होती हैं, कब हो सकता है, ये सब जानने के लिए हम आज वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ सुमन जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इस मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आपने दो सवाल उठाए हैं। एक आपके बलात्कार के प्रयास और छेड़छानी संबंधी माननीय उच्च न्यायालय के जज साहब के एक आर्डर के संबंध में है। असल में हमारे वहाँ दिक्कत ये है कि जो कानूनविद लोग हैं वो भी इमोशनल हो जाते हैं, जबकि मेरे हिसाब से वो आर्डर उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके 376 होगा या छेड़खानी होगी, 376 511 नहीं होगा। मतलब बलात्कार का प्रयास का कोई की धारा नहीं है। तो उसी बात को माननीय उच्च न्यायालय के जज साहब ने आर्डर कर दिया कि आपके ये छेड़खानी है, पास्को एक्ट है और इसमें आपके इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, ना कि आपके 376 में। क्योंकि 376 के लिए ये आवश्यक है कि आपके चाहे वेजाइना यौन में अंगुली कर दी जाए या छू लिया जाए तब भी 376 मान लिया जाता है। लेकिन आपके संबंधित प्रकरण में कहीं भी आपके जो है इस तरह की बात नहीं आई है कि यौन को अपराधी ने टच किया है, तो 376 हो नहीं सकता है। अब बचता है छेड़खानी। सारे जो अपराध हैं वो आपके 354 IPC प्लस पास्को एक्ट के तहत होते हैं। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप मुकदमा चलाइए और लगभग सजाएं सेम हैं। तो अगर ये कानून की चीज़ है, कानून के लोगों को चाहिए कि इसके ऊपर पक्ष रखना चाहिए, लेकिन कोई पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस झमेले में कोई पड़ना नहीं चाहता। अब आप आ जाइए 700 करोड़ रुपए या एक सेकंड रणधीर जी, एक रणजीत सिंह सुमन जी, क्या ऐसा भी होता है कि हम आदेश को पूरी तरीके से पढ़ते नहीं हैं और कुछ पॉइंट्स पे लेके आफत कर देते हैं? जी, हमारे वहाँ एक है कि कौवा सिलबट्टा ले गया, तो हमारे जो तमाम सारे जजमेंट्स आते हैं और उसकी हेडिंग्स के ऊपर तो लोग चर्चा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर वो विधि सम्मत है तो उसको उस तरीके का आर्डर पास किया जाना चाहिए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने विधि सम्मत आदेश पारित किया है। नहीं तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर बलात्कार की मंशा से हाथ भी पकड़ लिया है तो वो माना जाएगा कि बलात्कार माना जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, छेड़खानी एक अलग की चीज़ है। स्तन का दबा देना या आपके चूम लेना, चाट लेना एक अलग की चीज़ है, लेकिन जब तक यौन में अंगुली से लेके कोई चीज़ आप नहीं टच करते हैं तब तक 376 नहीं हो सकता है। जो वर्तमान तमाम सारे फैसलों के बाद जो बलात्कार की नई परिभाषा है वो ये है। अब इस मामले में जो इतनी अकूत संपत्ति मतलब कैश मिला है, देखिए, मोदी युग के अपॉइंटमेंट के जितने भी जजेज हैं सब इसी तरीके के हैं
और सब सिर्फ आपके जो है अयोग्यता के आधार पर योग्य बना के इनको अपॉइंटमेंट किया गया है। मिस्टर यशवंत वर्मा भी आपके जो है मोदी युग के अपॉइंटेड जज हैं और इसी वजह से मोदी युग के अपॉइंटेड जज होने के कारण सुप्रीम कोर्ट की कोलोजियम अचानक बैठ के उनको सेफ कर रही है, जबकि कोलोजियम को बैठने के लिए एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसको भी ध्यान सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रखा है। और अधिकांश जजेज जो हैं आपके जो मोदी युग में अपॉइंटमेंट हुए हैं या उससे पहले चापलूसी में लगे हुए हैं और सरकार के पक्ष में जिस तरीके के आदेश वो पारित कर रहे हैं वो गजब के हैं। इससे लगता है कि हमारी न्यायपालिका, हमारा संविधान, कानून सब खतरे में है। मुझे कहा जा रहा है लगभग 700 करोड़ रुपया उनके पास से बरामद हुआ है, तो क्या वो इसका जवाब दे सकते हैं? और इसमें टेक्निकल ग्राउंड पे क्या हो सकता है? पुलिस हाथ डाल नहीं सकती, उनको अरेस्ट कर नहीं सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम है वो क्या निर्णय ले सकते हैं इसमें? देखिए, अपराध करना संरक्षण किसी अधिकारी को या जज को नहीं देता है। अगर फैसले के संबंध में या किसी आर्डर के संबंध में उनके ऊपर वादन नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन मान लीजिए कोई जज 376 कर दे तो क्या आपके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है? हत्या कर दे मुकदमा नहीं चलेगा? ऐसी कोई व्यवस्था संरक्षण में नहीं है। मुकदमा चल सकता है, अरेस्ट हो सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकते हैं और उनको उस रुपए के आने के विवरण को इनकम टैक्स भी मांग सकता है। अच्छा, उनकी वापसी की गई तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या एक सदा के तौर पे है ऐसा? अगर है तब तो और बड़ा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, कोलोजियम का जो निर्णय आया है वो उनको संरक्षण प्रदान कर रहा है यशवंत वर्मा को कि दिल्ली से जाके आप इलाहाबाद रहिए और उनको कुछ समय बाद जो है समय तक अदालत से मतलब दूर रखा जाएगा, प्रशासनिक कार्रवाइयों में रखा जाएगा और उसके बाद मौका मिलते कहिए सुप्रीम कोर्ट भी भेजा जा सकता है। क्योंकि मनसुख लाल वाला मामला जो है गुजरात का, वो गजब का है। संजीव भट्ट को सजा देने के लिए आपके मनसुख लाल को आपके प्रधान न्यायाधीश बना दिया गया था और उसके बाद जैसे ये जजमेंट आ गया उसके बाद उनको हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। भाई, जो सरकार या मोदी या आपके अमित शाह के पक्ष में जो लोग रहे हैं जजे जो है, सबको अनावश्यक रूप से लाभ पहुंचाए गए हैं, उनको संरक्षण दिया गया है, उनका प्रमोशन किया गया है। आपके अनुसार इस केस में क्या होना चाहिए? भाई, इसमें सुप्रीम कोर्ट को तुरंत आपके इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए सरकार को लिखना चाहिए और सरकार कार्रवाई करे। सरकार ऐसे डायरेक्ट कार्रवाई कर सकती है? यस, सरकार भी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि आपके मान लीजिए कोई जज जो है बलात्कार कर बैठे और घटना स्थल पे पकड़ा जाए तो उसको ये कह के नहीं छोड़ा जा सकता है कि आप न्यायमूर्ति हैं। तो इस मामले पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे साथ सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं खुशीराम यादव जी। खुशीराम जी, क्या लगता है इसमें अपनी साख बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक हमारा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफ़र कर देना ही पर्याप्त नहीं है और इससे कोई मैसेज समाज को, न्याय प्रणाली को नहीं जाएगा और मेरे देश की न्याय प्रणाली पर बहुत ही कुठाराघात लगा है। लोगों में बहुत गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा धन इकट्ठा था और उसको बरामद किया गया। किन परिस्थितियों में वो पैसा कैसे आया, कहाँ से आया, इसकी इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए और बहुत ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को ये चाहिए कि इनके जुडिशियल पावर सीज कर देने चाहिए। केवल ट्रांसफ़र ही कोई न तो सज़ा है इसमें, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट में रहो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहो, चाहे पटना हाई कोर्ट में रहो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि इतनी बड़ी रकम मिलने पर समाज में बहुत ही निराशाजनक मैसेज गया है। ये हम लोगों को भी बहुत कुठाराघात पहुंचा है, जो न्यायिक प्रणाली से जुड़े हुए लोग हैं। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय को ये चाहिए कि कॉलेजियम की मीटिंग करके और सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले इनका
जुडिशियल पावर सीज कर देना चाहिए। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहे सीबीआई को आदेशित करें या अलग एक कमेटी बना करके सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना करके और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। नहीं तो गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि इससे पूर्व भी कई कुछ ऐसे न्यायमूर्ति के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं गई। तो हम लोगों से जब जुडिशल के मामले में लोगों से बातचीत मशवरा होती है तो लोग कहते हैं कि भाई देखिए वो न्यायमूर्ति थे, उन्होंने ऐसा कुछ किया था, लेकिन अभी तक अनेबल सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने कुछ किया नहीं, तो थोड़ी सी शर्म महसूस होती है। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए ये कोई सज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी सज़ा, इससे ये तो तय हो गया कि आप कहीं ना कहीं दोषी हैं। हाँ, वो सही है कि सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने अगर ट्रांसफ़र किया है तो किस आधार पे किया है, लेकिन इससे कोई मैसेज नहीं जाता है। भाई चाहे दिल्ली हाई कोर्ट में रहे, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहें, ये कौन सी सज़ा है। हाई कोर्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी मानी गई है। तो ये तो हम लोग इसको सज़ा नहीं मानते हैं, ना तो जुडिशियल से जुड़े हुए लोग इसको सज़ा मानते हैं। ये तो अपर्याप्त है। तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें पुलिस के हाथ बंधे हैं, पुलिस डायरेक्ट कोई कार्रवाई कर नहीं सकती। तो एक बार फिर वही सवाल उठ रहे हैं कि क्या इतना सुप्रीम होना चाहिए कोई पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कि वो चाहे जितना भी भ्रष्टाचार कर ले उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? नहीं, देश आज़ादी के बाद में कई सिटिंग जज के खिलाफ इंक्वायरी हुई है, ऐसा नहीं है। इंक्वायरी होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम जब चाहेगी तो एफआईआर भी लाज हो सकती है और सीबीआई से इंक्वायरी भी कराई जा सकती है, या एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी गठित करके उसके सिटिंग जज को प्रेसिडेंट बना करके वो भी अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। कई मामले में एक न्यायमूर्ति में थे तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक्शन लिया था और अंततोगत्ता उनको जेल भी जाना पड़ा था। अभी लेटेस्ट हमको लगता है 5 से 6 साल पहले का मामला है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कुछ किया ही नहीं जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम चाहेगी तो बहुत कुछ हो सकता है और इसकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी कि ये रकम कहाँ से आई, किन परिस्थितियों में आई। अभी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस हैं, उनका बयान भी, उन्होंने कहा है कि अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो हाँ, जो विश्वसनीयता है हमारी उसके ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे देश की न्यायपालिका को बहुत ही सर्वोच्च माना गया है, बड़ा पाक साफ माना जाता है। लेकिन इधर कुछ दिनों में इसी तरह की कुछ घटनाएं हो जाती हैं जिससे एक बट्टा लगता है समाज पे, और समाज के लोग ये चाहते हैं कि जो न्याय देने वाले अगर इस तरीके से होंगे या जिनके ऊपर पूरी आशा है समाज की, अगर वो इस तरीके से करेंगे तो फिर न्याय कहाँ रह जाएगा। तो और ऑफिसर्स हैं या समाज के और लोग हैं, उनसे अलग हट करके हमारी जुडिशरी के जो न्यायमूर्ति हैं इनकी विश्वसनीयता और इनकी सामाजिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसलिए ये जांच होनी चाहिए और कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए, ताकि भविष्य में समाज के लोग ये न कह सकें कि नहीं जज साहब का मामला था तो इसमें कुछ हुआ नहीं। मैसेज बहुत ख़राब जाएगा अगर कुछ नहीं होगा। तो ये तो हम उन जजों की बातों से पूरी तरह से एग्री करते हैं, सहमत हैं कि नहीं, इंक्वायरी होनी चाहिए और कठोर दंड मिलना चाहिए। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हैं इशाल बारिक भाई। इशाल, ये पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? अब इस पूरे प्रकरण को इस तरह देख रहे हैं परवेज़ की जैसे बाइक पर 3 सवार मना है, तो एक जनरल पब्लिक में कोई 3 आदमी 3 सवारी किसी बाइक पर निकले और 3 वकील किसी बाइक पर बैठकर निकले और 3 ट्रैफिक पुलिस वाले एक बाइक पर बैठकर निकले। तो ऑफेंस एक ही हो रहा है, क्राइम एक ही है, लेकिन देखने का इम्पैक्ट आप समझ सकते हैं कि इसमें ज़्यादा होगा। जब वकील कुछ गलत करते हैं तो उसको देखने वाले कहते हैं कि देखिए ये सही गलत का अंतर बताने वाले थे और यही गलत कर रहे हैं, और वो ट्रैफिक पुलिस वाले जो रोकते हैं, चालान करते हैं, जो उसी बात के लिए बाउंड हैं, उसी ड्यूटी के लिए, वो गलत ना होने देने के लिए, और वो गलत करेंगे तो उसकी ग्रेविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी तरह इस मसले में जो हो रहा है कि आदमी दुनिया भर से थक हार के जब आता है, अदालतों में आता है, न्याय का मंदिर कहा जाता है अदालत को, तो यहाँ पर और लोअर कोर्ट से छन के मामला हाई कोर्ट जाता है तो ऑनर का वेट बढ़ जाता है, हमारी निगाह उनके सामने ज़्यादा झुकी होती है, और उस इज़्ज़त पर कहीं ना कहीं एक दाग तो आ ही गया है। वो कहें या ना कहें, एडमिट करें या ना करें,
लेकिन फ़र्क तो पड़ा है। जो जो इस मामले से वाबस्ता हो रहा है, जैसे जैसे उसकी जानकारी में बात आ रही है, उसको तमाम बातें जुडिशरी के लिए कहने का जैसे एक बहाना मिल गया। वो इसमें टेक्निकल उस पर कहाँ पे मामला फंसा है, क्या अभी कोई मजबूरियां हैं कॉलेजियम के आगे कि वो सीधे कार्रवाई नहीं कर सकती हैं, ऐसा कुछ? कोलेजियम देखिए, कुछ इम्यूनिटीज़, कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं हाई कोर्ट जस्टिस को। आपको पता है कि मतलब वो VVIPs होते हैं और इतनी इम्पॉर्टेंट जॉब में होते हैं, उनके लिए तमाम उन्मुक्तियां होती हैं। तो सीधे सीधे तो केस नहीं हो सकता, सीधे चीज़ें उस पर तमाम सैंक्शन चाहिए होती, तमाम अनुमति चाहिए होती है। लेकिन जो आपने किया, अभी फ़िलहाल उन्हें जितना सुनने में पढ़ने में आ रहा है कि उन्हें दिल्ली से वापस भेज दिया गया है यहाँ। तो आपने अगर उनको बिना किसी रीज़न के भेजा है तो इट मीन्स कि कुछ तो है, पर्दे के पीछे कुछ तो है जो जिसकी पर्दादारी है। और अगर कुछ है तो वो इतना ही बड़ा है जिसको पूरी दुनिया जान रही, लेकिन आप अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं। आपने मोहल्ले में एक कूड़े का ढेर लगा था जिसे साफ़ नहीं किया, और आप उसकी बदबू का जिक्र करना आपने बैन कर दिया है। तो उस जिक्र न करने से बदबू तो नहीं ख़त्म हो जाती। तो ये उनको दिल्ली से वापस यूपी भेजना अपने आप में एक तरह से इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, एक सेमी एडमिशन है जुडिशरी की तरफ से कि कुछ तो हुआ है गलत। और अगर गलत हुआ है तो सिर्फ भेज देना, भाई इलाहाबाद कोर्ट कोई डस्टबिन तो नहीं है कि आप किसी भी जगह के कोई गलत यहाँ पर डंप कर दीजिए। तो ये चीज़ अपने आप में एक सवालिया निशान लगा रही है। आप देखते थे कि इस तरह के हीनियस क्राइम होते हैं, बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुए या मर्डर हुआ, और उसके अंदर जुडिशरी रिकॉर्ड बनाती है। फ़लाँ ट्रायल उन्होंने 35 दिन में ख़त्म कर दिया, फ़लाँ उन्होंने 15 दिन में ख़त्म कर दिया, फ़लाँ की चार्जशीट इतने दिन में लग गई। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जुडिशल पावर सीज़ करके इस बात की मिसाल करते हुए उतना स्पीडी आपको ये इंक्वायरी इतना जल्दी इंडअप करनी चाहिए थी, और उसके कंक्लूजन आपको जो सामने ट्रांसपेरेंसी से लाने चाहिए। आपको बहुत पर्दे में ये पूरी प्रक्रिया नहीं रखनी चाहिए। जुडिशरी की जो गरिमा है उसके लिए ज़िम्मेदारी उनकी बनती थी कि उसको पारदर्शिता से सबके सामने करें और बहुत ही जल्दी करें। और फ़िलहाल अगर जो वो वहाँ कर रहे थे दिल्ली में वही आकर यहाँ करेंगे, इन केस अगर वो कर रहे थे, मैं अपना फ़ैसला नहीं दे रहा हूँ, तो अगर वो यहाँ करेंगे तो उसी पोजीशन, उसी पोस्ट पर, उसी इम्यूनिटीज़ के साथ अगर वो यहाँ है तो क्या गारंटी है कि वो एविडेंस अफेक्ट नहीं करेंगे? क्या गारंटी है कि वो इंक्वायरी को प्रभावित नहीं करेंगे? अच्छा, मान लीजिए जस्टिस VIP होते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं से तो कानून के दायरे में आते होंगे कि अगर वो भ्रष्टाचार का कोई मामला कर रहे हैं, या मतलब 700 करोड़ रुपया ऐसे मिल रहा है किसी कमरे में भरा हुआ उनके मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, और कहीं ना कहीं वो भी कानून के दायरे में आते ही होंगे। देखिए, किसी को कितनी भी छूट मिल जाए, कोई कितना भी VIP हो, लेकिन उसके VIP होने में मैं एक बहुत साधारण सी मिसाल दूंगा कि आप मिर्चे को मीठा नहीं कहेंगे, शक्कर को कड़वा नहीं कहेंगे। कुछ बेसिक्स हैं जो दिख रहे हैं आँख से। ये अदालतें हैं जो तय करती हैं किसी भी डिस्प्यूट में कि क्या सही है क्या गलत है। तो घरों में पैसे रखने की एक मियाद है, एक हद के आगे आप पैसे नहीं रख सकते। आप जुडिशरी इतना ट्रांसपेरेंट है और इतना स्ट्रिक्ट है अपने अथॉरिटीज़ को लेकर, अपने अधिकारियों को लेकर, लोअर कोर्ट के अधिकारी तक उनको अपनी संपत्ति घोषित करनी पड़ती है। उनको एक लोन भी लेना होता है तो उसके लिए वो अथॉरिटी से अपनी परमिशन लेते हैं। ऐसे में अगर इतनी बड़ी बल्क अमाउंट उनके घर से मिलती है तो सिर्फ कुछ कहने से या उस पर पर्दा डालने से तो बात नहीं ख़त्म हो जाती, और उससे कहीं ना कहीं अविश्वास बढ़ता है, और जो न्यायालय की गरिमा है वो छीड़ तो हुई है इससे। तो भ्रष्टाचार के मामले हम रोज़ देखते हैं, लेकिन ये मामला कुछ ख़ास इसलिए है कि इस बार एक जस्टिस के घर से इतने बल्क अमाउंट में जो है वो पैसे मिलते हैं, और उसको लेके जो विश्वसनीयता है उस पर बहुत सारे सवाल उठे हैं और उठने भी लाजमी है। तो इसका इंतज़ार रहेगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, जिसके ऊपर पूरे देश की निगाहें हैं। तो पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ है।